तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी सीरीज के डे 3 में, जिसमें आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इकोनॉमिक्स की वीडियो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर। तो यार बहुत ज्यादा हमें प्यार मिल रहा है इस पूरी की पूरी सीरीज में। हमने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने बच्चे इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे। फिर मुझे जब मैंने देखा कि इतने बच्चे जुड़े तो मुझे लगा कि नहीं, 1-2 दिन बाद शायद बच्चे कम हो जाएंगे, पढ़ना कम कर देंगे। पर नहीं, हर दिन मुझे पिछले दिन से ज्यादा बच्चे का रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले दिन से ज्यादा बच्चे हर एक दिन जुड़ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, कमेंट्स, डाउट्स, मैसेजेस, बहुत कुछ आ रहे हैं। तो यार पहले तो बहुत दिल से शुक्रिया इस पूरी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा दिल से मैं एक प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जो भी कुछ हो सकेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब चीज करेंगे, बिल्कुल फ्री में हर चीज आपको हम देंगे। आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन हम करने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस, रिवीजन सीरीज, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी गैप डेज होंगे आपके पेपर से पहले, वहां पे मैराथन सीरीज, हर चीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। हर चीज के लिए मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि टिल योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, टिल योर CUET एग्जाम्स, टिल योर कॉलेज एडमिशन हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी हर एक चीज का सोल्यूशन हम लेकर आएंगे। तो यार इसी बात पे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। मैं अंशिता जिंदल आज आ गई हूँ आपके पास डे 3 की इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग के वीडियो को लेकर। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। देखो आसान चैप्टर है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी उनके साथ साथ मैं आपको रिवीजन भी साथ ही में करा दूंगी। साथ ही में मैं सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको यहीं पे कवर करा दूंगी। 1-1.25 घंटे की वीडियो ही रहेगी और उसमें आपके दोनों चैप्टर्स पूरी तरीके से कवर मैं करवा दूंगी। आपको याद करवा दूंगी, रटवा दूंगी, समझा दूंगी, क्वेश्चन करा दूंगी। PDF का लिंक जो है नीचे आपको मिल जाएगा। सब कुछ एक वीडियो में मैं करा दूंगी। 2 चैप्टर 1 घंटा और काम खत्म। ठीक है, तो यार पहली चीज तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे आप लोग के साथ 1-2 चीजें शेयर करनी थी। नंबर 1, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। उसमें हर दिन का PDF जो है आपको मिल जाता है। लेकिन एक दो बच्चों का जो है वो चीज नहीं चल रही थी, तो मैंने आज फिर से टेलीग्राम चैनल को प्राइवेट से पब्लिक करके उसका लिंक डाला है। तो आई होप आज वो लिंक चल जाए। अगर वो नहीं तो हमने व्हाट्सएप का चैनल भी मैंने अभी अपना क्रिएट किया है। सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उससे भी आपको जो है PDF और टेलीग्राम सब कुछ उस व्हाट्सएप चैनल से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। फिर से आप हमें मैसेज करो, कुछ भी प्रॉब्लम है आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप। देखो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो मैंने इसके लिए अभी एक नया डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जिसमें हम जो है आपको पूरी फ्रीडम ओपन दे रहे हैं कि आप प्लीज रिस्पेक्टफुल वे में अपने सारे डाउट्स, अपने सारे क्वेश्चंस वहां पे डालो और आपस में सारे बच्चे आप लोग डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट्स के लिए भी कल आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने बोला कि सर इसके साथ साथ हमें जो है आंसर भी दे दो इन क्वेश्चंस का। तो आज की जो अकाउंट्स की वीडियो आएगी रेशियो एनालिसिस की, रात 8 बजे, उसमें क्वेश्चंस के साथ साथ PDF में हम आंसर्स भी साथ में ही इंक्लूड करके देंगे। तो क्वेश्चन प्लस आंसर सब कुछ आज आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज की हम कमी नहीं रखेंगे, हमारी गारंटी है, हमारा वादा है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। ऑल वी वांट इज योर लव एंड सपोर्ट। चलो तो अपनी वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मनी एंड बैंकिंग में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। 6 नंबर का ओवरऑल ये दोनों चैप्टर्स में से मिला के पेपर आएगा। आसान है, छोटा सा है, देखो चैप्टर्स दोनों। ठीक है, सिर्फ 6 नंबर की वेटेज रखते हैं। 2 MCQ आएंगे इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर, एक 4 नंबर का या फिर एक 6 नंबर की केस स्टडी इसमें से हमें काफी बार देखने को मिलती है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। आप एक बार फिर से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये इतने जरूरी टॉपिक है ना कि कुछ भी छोड़ देना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताती हूँ ये गलती से भी छूटने नहीं चाहिए। और पूरे चैप्टर में से बहुत ज्यादा शॉर्ट करके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है PYQ से ही निकाले हैं, इन्हीं की आज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। बट अदर देन दैट इनको तो भैया अपनी कॉपी में लिख लो कि पेपर से पहले ये तो मुझे रटा होना चाहिए, ये तो मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ओवरऑल कंक्लूजन। अब हम शुरू करते हैं हमारे PYQs। ठीक है, तो PYQs मैंने लेकर आई हूँ मैं यहाँ पे 2024 के, 2023 के, SQP सब चीज मैं मिलाकर के यहाँ पे लेकर आई हूँ। MCQ 4 नंबर, 6 नंबर सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप यहाँ से पेज नंबर देख सकते हो और ये पेज नंबर आप जो है नीचे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर जहां पर भी आपने लिखना है कि मैम इस पेज वाले क्वेश्चन में डाउट है। हर पेज पे एक क्वेश्चन मैंने डाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले MCQ के साथ। ठीक है, देखो जो MCQs होते हैं ना ज्यादातर हमें मनी सप्लाई वाले टॉपिक में से देखने को मिलते हैं। मनी के चैप्टर में पहला भी उसी के ऊपर है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत क्या है मनी सप्लाई के बारे में? इट इज मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सच है, मनी सप्लाई हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है। यानी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड
स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता है, ये भी सही बात है। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। देखो मैंने नेशनल इनकम वाली वीडियो में भी ना एक चीज बताई थी कि जहां पे भी ना ऑलवेज, नेवर, मस्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जहां पे भी आ जाते हैं ना, वो चीज 99% गलत ही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ऑलवेज वर्ड आया तो ये गलत ही है, हमेशा 99% ऑलवेज वर्ड आ जाए, इट मस्ट बी दिस, ठीक है, नेवर वर्ड आ जाए या फिर ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ जाते हैं आपका आंसर 99% गलत ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी आंसर ऑब्वियसली हमारे पास नो ही है। अगर मैं बात करूं मनी सप्लाई होती क्या है, तो मनी सप्लाई का मतलब होता है एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश की जनता के पास कितना पैसा है वो मनी सप्लाई में काउंट होता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई में हम सिर्फ उस पैसे को काउंट करते हैं जो मेरे देश की जनता के पास है, मतलब कि जनता के पास या तो कैश के फॉर्म में है या जनता के, पब्लिक के बैंक अकाउंट में है, लेकिन वो बिलोंग करना चाहिए पब्लिक को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो मनी सप्लाई में आता है। इसमें हम वो पैसा इंक्लूड नहीं करते जो भी पैसा हमारे देश की सरकार के पास है या फिर हमारे देश के जो भी पैसा सेंट्रल बैंक के पास है, उस पैसे को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, इसमें जितने भी हमारे मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स, उनका खुद का जितना पैसा है, उनका खुद का प्रॉफिट, उनका खुद का जितना भी पैसा है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मनी सप्लाई में सिर्फ हमारे देश की जनरल पब्लिक के पास जो भी पैसा है वो काउंट होगा, फिर चाहे पब्लिक की जेब में है या पब्लिक के बैंक अकाउंट में है, वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऐड होगा। तो इसमें से गलत क्या है, सिर्फ थर्ड वाला आंसर इसमें से गलत है। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग विद वैलिड आर्गुमेंट्स, सेंट्रल बैंक इज सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल सच है। सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, पहली चीज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या है, सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, मतलब सोल मतलब सिंगल, हमारे देश में करेंसी को इशू करने का राइट, करेंसी को इशू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास है, ठीक है। तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास नोट हैं, 1000 का होता था पहले, 500 का, 2000 का, हर चीज का हर एक नोट, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सारी करेंसी हमारे देश में कौन प्रोड्यूस करता है, आरबीआई प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है ना, हमारे देश की जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट बना रहता है, क्योंकि एक ट्रस्ट वर्दी सिंगल अथॉरिटी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो स्टेबल रहती है। हमारी जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कम या ज्यादा करने में मदद करता है आरबीआई, क्योंकि सिर्फ आरबीआई ही करेंसी को इशू कर सकता है, तो मनी सप्लाई कम या ज्यादा करने की पावर भी आरबीआई रखता है। हमारे जो देश की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा उस अथॉरिटी को जो अथॉरिटी नोट इशू कर रही है, और क्योंकि सिर्फ एक ही अथॉरिटी है आरबीआई जो करेंसी इशू कर रही है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को कंट्रोल और सुपरवाइज करना है, किसी और को सुपरवाइज करने की जरूरत सरकार को नहीं है। तो ओवरऑल काफी सिंप्लीफाई, काफी आसान हो जाता है काम, क्योंकि सिर्फ एक ही अथॉरिटी नोट इशू करती है। अगर 4-5 अलग अलग अथॉरिटीज होती तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन कितना क्या कर रहा है, सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। तो आरबीआई करती है, ये बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल भी रहता है, ट्रस्ट भी रहता है, सब कुछ यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है, मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर का मतलब होता है इन फ्यूचर, मुझे कभी भी फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो मनी की फॉर्म में मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों, अगर मैं पहले बार्टर सिस्टम में, मान लो हम सामान के बदले में सामान देते थे, ठीक है, तो आज मैंने क्या किया, सामान के बदले में किसी को गेहूं दे दिया, ग्रेन्स दे दी, राइस दे दिए, कुछ ऐसी चीजें दे दी, ये पेरिशेबल है, ये 2 महीने बाद खराब हो जाएंगी। मैं बोलती हूँ कि हर 2 महीने बाद मैं आपको 1 किलो गेहूं दे दूंगी, 1 किलो खाना दे दूंगी, 2 महीने बाद तो खाना खराब ही हो जाएगा। तो मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती थी बार्टर सिस्टम के अंडर, पर आज मैं बोल सकती हूँ कि हर 2 महीने बाद मैं तुम्हें 10,000 रुपए की पेमेंट करते रहूंगी। 10,000 रुपए खराब थोड़ी हो जाएंगे 2 महीने बाद, वो आज भी 10,000 है, 2 महीने बाद भी 10,000 ही रहेंगे, ना तो वो पेरिश होंगे, ना तो वो खराब होंगे, ना उनकी वैल्यू कम ज्यादा होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ पैसा ही है जिसकी मदद से मैं फ्यूचर में, या मैं बोलूं मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकती हूँ। अगर कोई भी दूसरा तरीका होता ना पेमेंट का, यानी कि बार्टर सिस्टम,
ठीक है, सामान के बदले में सामान, तो सामान खराब हो जाता 2 महीने बाद, मुझे पता ही नहीं 2 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी है, मुझे कितना पेमेंट करना चाहिए, वैल्यू ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन पैसे के केस में ऐसा नहीं है, मैंने बोल दिया मैं हर 2 महीने बाद 10,000 रुपए दूंगी तो मैं 10,000 रुपए दे दूंगी, खत्म, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ना वैल्यू खराब कम ज्यादा हो रही है, ना वो पेरिश हो रही है, ना वो खराब हो रही है, ठीक है। तो मनी जो है फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने में हमें मदद करती है। देखो अगर हमें इनको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग में कैसे करूंगी, पहले तो मेरी लाइन होनी चाहिए, लाइन के इधर लिखूंगी मैं अपना आंसर नंबर, ठीक है, आंसर नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल। पहली हेडिंग में इसमें लिखूंगी, देखो ए फॉर एग्जाम्पल सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, मैं हेडिंग लिखूंगी, हेडिंग को अंडरलाइन करूंगी और फिर आगे एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे बी पॉइंट लिखूंगी और इसकी हेडिंग लिखूंगी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। फिर से मैं हेडिंग लिखूंगी, हेडिंग को अंडरलाइन करूंगी और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करूंगी, और जो भी मैं आंसर लिखूंगी उसमें मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके आऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी होनी चाहिए पेपर की प्रेजेंटेशन। नीचे जो है मैं आंसर खत्म करने के बाद अगर टाइम बचता है तो लाइन भी मार के आऊंगी। चल अगला हमारे पास आता है फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन। देखो पहले एक बार जो है क्वेश्चन को पढ़ लेना, हमेशा यही करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे, आंसर फ्रेम करोगे, अगर नोटबुक पेन है वैसे तो नोटबुक पेन लेकर ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे। तो पहले अपना आंसर लिखो, दिमाग में सोचो, फिर मेरा आंसर सुन के चेक करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या बोला गया है। Identify and discuss the economic issue indicated in the above case. Discuss the likely consequence on money supply. Money supply पे क्या असर होगा if the rate setting panel have decreased the rate. अब देखते हैं केस स्टडी में क्या है। आरबीआई का जो रेट सेटिंग पैनल था उसने डिसाइड किया कि वो बेंचमार्क लेंडिंग रेट को सेम रखेंगे 6.5% पे। पहली चीज इसमें देखो, पूरा मैं समझाती हूँ अच्छे से। बेंचमार्क लेंडिंग रेट को जिसकी यहाँ पे बात करी गई है वो होता है हमारा रेपो रेट, जिसकी यहाँ पे बात करी गई है। रेपो रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आरबीआई लोन देता है, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बोलती हूँ रेपो रेट। मान लो अगर आरबीआई 8% पे लोन देता था कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक आगे क्या करेगा? इधर से 8% पे लोन लेगा और इधर से 10 से 11% पे कमर्शियल बैंक लोन दे देगा पब्लिक को। बीच में जो 2% बचा, इधर से 8% पे लोन लिया, 10% पे दिया, 2% क्या हो गया? कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट हो गया। अगर आरबीआई इस रेपो रेट को कम कर दे तो आरबीआई क्या करेगा? लोन देगा कमर्शियल बैंक को, लेट्स से 8 की जगह कम करके सिर्फ 6% पे। तो कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देंगे तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक को 6% पे मिला। तो कमर्शियल बैंक बोलेगा चल मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी सिर्फ 8% पे लोन दे दूंगा जनरल पब्लिक को। इससे क्या होगा? पब्लिक खुश हो जाएगी, पब्लिक बोलेगी अरे इतने सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, अब तो मैं घर भी ले सकता हूँ, गाड़ी भी ले सकता हूँ, पढ़ाई के लिए भी लोन ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो पब्लिक क्या करेगी? लोन ज्यादा लेने लग जाएगी, मोर एंड मोर एंड मोर लोन। इसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। सिंपल सी बात। अगर इसका उल्टा होता, अगर आरबीआई ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेपो रेट 6 से बढ़ा के 8% कर देता, तो पब्लिक के लिए भी क्या हो जाता? ये जो लोन का इंटरेस्ट होता वो 8 से बढ़ के 10% हो जाता। तो अब पब्लिक कम लोन लेने लग जाती। पहले से पब्लिक दुखी हो जाती कि अरे यार इतना महंगा है, मैं तो ले ही नहीं सकता लोन क्योंकि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पब्लिक दुखी हो जाती और वो लोन कम लेने लग जाती। अगर पब्लिक लोन कम लेगी तो हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, मनी सप्लाई उल्टा बढ़ेगी। अगर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया तो मनी सप्लाई उल्टा कम हो जाएगी। सिमिलर तरीके से एक राज की बात बताती हूँ। रेपो रेट ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, एक होता है बैंक रेट जो कि बिल्कुल सेम होता है, बस शॉर्ट की जगह लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। ऐसे ही एक अपने पास क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। ऐसे ही अपने पास एक क्या होता है? LRR, SLR, CRR, ठीक है। ऐसे ही अपने पास होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और एक अपने पास क्या हो गया? रेपो रेट।
इन सब का मतलब हम आगे समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, पर एक राज की बात बता रही हूँ, याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। इनमें से किसी भी चीज को, इनमें से किसी भी चीज को अगर आरबीआई ने कम किया, इनमें से किसी भी चीज को अगर डिक्रीज किया आरबीआई ने, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी चीज को आरबीआई ने कम किया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका उल्टा भी तो सच होगा भैया, अगर इनमें से किसी भी चीज को आरबीआई ने थोड़ा सा भी इंक्रीज किया, इनमें से किसी भी चीज को अगर आरबीआई ने इंक्रीज किया तो मनी सप्लाई कम होने लग जाएगी। ठीक है, सेम चीज एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के केस में भी होगी, वो भी हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो में समझेंगे। तो भैया रट्टा लगा लो, दिमाग में बिठा लो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, एसएलआर, सीआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, हर एक चीज के लिए सेम फंडा है। इनमें से किसी भी चीज को अगर आरबीआई ने कम किया तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। इनमें से किसी भी चीज को आरबीआई ने अगर बढ़ाया तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। फटाफट से इन सब का नाम, इन सब का इफेक्ट अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, और अपनी कॉपी में भी लिखोगे, और साथ के साथ अभी के अभी रट्टा लगाओगे, अभी के अभी याद करोगे। ठीक है, इन सब के मतलब हम साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम समझते जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, मनी सप्लाई अगर कम हो जाती, सॉरी, मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होता अगर ये रेट कम होता। अब समझते हैं कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो रेपो रेट है सरकार ने, आरबीआई ने सेम रखा है, आरबीआई ने कम नहीं करा है। अगर आरबीआई कम करता तो क्या होता, मनी सप्लाई बढ़ जाती, लेकिन आरबीआई ने कम नहीं किया, यानी कि आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाना नहीं चाहता था। आरबीआई मनी सप्लाई को क्यों नहीं बढ़ाना चाहेगा? देखो, अगर मनी सप्लाई बढ़ गई ना इकोनॉमी में तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो पब्लिक ज्यादा खर्चा करने लग जाएगी, तो पब्लिक ज्यादा डिमांड करने लग जाएगी। इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा, और आरबीआई ये सब नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए आरबीआई ने मनी सप्लाई को बढ़ाने नहीं दिया, इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम नहीं किया। तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम क्यों नहीं किया? क्योंकि इकोनॉमी में पहले से ही इन्फ्लेशन चल रहा है, और अगर आरबीआई इस रेपो रेट को डिक्रीज करती तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होने लग जाती। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी में शायद पहले से ही इन्फ्लेशन है, इसलिए आरबीआई ने मनी सप्लाई को सेम रखने के लिए, मनी सप्लाई ना बढ़े इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज नहीं करा। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप पॉइंट ए लिखोगे। तो आपका आंसर आप कैसे लिखने वाले हो? सबसे पहले आप लिखोगे पॉइंट नंबर ए, जिस चीज की यहाँ पे बात हो रही है वो क्या है? इन्फ्लेशन। तो मैं हेडिंग लिखूंगी इन्फ्लेशन, उसको करूंगी अंडरलाइन, फिर लिखूंगी द टॉपिक दैट इज डिस्कस्ड इन द अबव केस इज द केस ऑफ इन्फ्लेशन, द इकोनॉमिक इशू डिस्कस्ड हियर इज इन्फ्लेशन। फिर मैं बताऊंगी बी कि क्या होता अगर रेपो रेट डिक्रीज हो जाता, इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। हेडिंग क्या होगी? इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई, और इसको भी अंडरलाइन करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाता? मनी सप्लाई बढ़ने लग जाता, इन्फ्लेशन होने लग जाता, और क्योंकि इन्फ्लेशन पहले से है इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम नहीं करा था। ठीक है, लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा तो इन्फ्लेशन होने लग जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। और ये चीज को रट्टा मार लो, कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से, और कॉपी में भी अच्छे से लिख लो और दिमाग में भी बिठा लो। चलो आगे चलते हैं। फिर से मेरे पास एमसीक्यू है, फिर से मनी के ऊपर है। मनी इज अ कमोडिटी व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रू। मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन स्ट्रोक। अरे यार, मतलब इससे आसान क्या चाहिए? सोच के देखो, आपकी बुक में शुरू में एज इट इज तो सब कुछ लिखा हुआ है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को इसने ठीक कर दिया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है, एज इट इज बुक में दिया हुआ है सब कुछ, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे चलते हैं जी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो। तो चलो मैं एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। तो देखो होता क्या है, एक बैंक जो होता है, ठीक है, इस बैंक के पास बहुत सारी जो पब्लिक आती है वो अपनी मनी डिपॉजिट करवाने आती है। बैंक क्या करता है, इनको इनके डिपॉजिट पे थोड़ा सा इंटरेस्ट पेमेंट कर देता है। ठीक है, ये मनी को क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और इसके बदले में बैंक इनको इंटरेस्ट पे करता है, लेट्स से एट द रेट 5%। और बदले में बैंक क्या करेगा, इस पैसे को लोन दे देगा उनको जिनको इस लोन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बोरोवर्स।
बोरोवर्स को बैंक दे देगा लोन, और लोन के बदले में बोरोवर्स वेरी हाई इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, तो वेरी हाई इंटरेस्ट बैंक क्या करेगा, रिसीव करेगा इन बोरोवर से, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से पैसा आया, यहाँ पे पैसा बैंक ने दिया, यहाँ पे बैंक ने 5% इंटरेस्ट दिया, पर यहाँ से बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कम से कम 10%। तो बैंक का प्रॉफिट कितना होगा, 10% माइनस 5%, तो जो भी बचा हुआ 5% होगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा। बैंक इस प्रॉफिट के चक्कर में, इस प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, जितना पैसा यहाँ से आया सारे का सारा पैसा उठा के इनको दे दिया, ठीक है। लेकिन कल को ये लोग वापस तो आएंगे अपना पैसा मांगने, है ना, दान थोड़ी कर दिया बैंक को, अपने खाते में जमा कराया था, तो कल को अगर ये लोग वापस आएंगे अपना पैसा मांगने तो बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। पर अगर बैंक ने सारा पैसा इधर दे दिया तो बैंक पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसलिए आरबीआई ने इनको डांट लगाई और बोला देखो मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं सारा पैसा यहाँ पे नहीं देना, माना तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तुम तो बड़े लालची हो, प्रॉफिट के चक्कर में सारा पैसा थोड़ी दे दोगे, थोड़ा सा रिजर्व में रखोगे, जितना पैसा रिजर्व में रखोगे उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। यानी कि अगर 100% पैसा डिपॉजिट हुआ, उसमें से मैं कहती हूँ अगर सिर्फ 80% लोन में गया तो रिजर्व में कितना रखा गया, 20%। इस रिजर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, CRR कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आरबीआई ने बोला जितना पैसा आया, फॉर एग्जाम्पल उसका 80% लोन में दे दो, 20% बचा के रखो अपने घर में कि कल को कोई पैसा वापस मांगने आया तुम उसको दे सको, लेकिन उस 20% में से भी थोड़ा सा तुम मेरे पास जमा कराओगे CRR, थोड़ा सा तुम अपने पास अपने घर में रख सकते हो। तो अगर टोटल 100% आया, 80% लोन में गया, 20% रिजर्व में बचा, जिसका भी मैं कह देती हूँ 10% आरबीआई के पास जमा कराया, तो 10% बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगा। तो रिजर्व मतलब टोटल डिपॉजिट्स में से जो पैसा लोन दिया उसके बाद जितना रिजर्व में अपने पास हमने बचा के रखा इनको वापस करने के लिए, वो होगा रिजर्व। लीगल रिजर्व रेशो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वो जो आरबीआई के पास जमा कराई जाएगी और एक वो जो बैंक अपने ही घर में संभाल के रख सकता है पर रखना पड़ेगा। तो एज लीगल रिजर्व रेशो LRR, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इन तीनों में से किसी एक को भी कम करा अगर तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इन तीनों में से किसी एक को भी बढ़ाया अगर तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब देखते हैं कैश रिजर्व रेशो के बारे में क्या बोला गया है। इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स liability that every bank must keep as cash reserve with the central bank। यही तो समझाया मैंने, ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढनी है। इट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, ये भी सही है, आरबीआई ही फिक्स करता है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कमर्शियल बैंक, नहीं जी, बाइंडिंग तो है, कमर्शियल बैंक के ऊपर डंडा है भाई आरबीआई का, जो मैंने बोला है वो करना ही पड़ेगा। तो जितना आरबीआई ने बोल दिया इनको करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। इट इज अ टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी, तो ये भी सही है। आरबीआई इसको कम ज्यादा करता रहता है ताकि वो मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सके, क्रेडिट क्रिएशन को कम ज्यादा कर सके। तो आई होप ये सारी चीज क्लियर है। एक बार फिर से अपनी कॉपी में फटाफट से लिख दो LRR, CRR और SLR के बारे में, और अगर ये तीनों कम हो जाते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ये तीनों बढ़ गए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बहुत अच्छे। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, आरबीआई अंडरटेक्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ managing the government's banking transactions. Discuss the above stated function performed by the Reserve Bank of India. देखो, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स आपके और मेरे लिए काम करते हैं, वैसे ही आरबीआई क्या होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, या फिर मैं बोल सकती हूँ गवर्नमेंट्स बैंकर, इसको बोल सकते हो आरबीआई को। आरबीआई क्या क्या करता है गवर्नमेंट के लिए? सबसे पहली चीज, आरबीआई क्या होता है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, यानी कि गवर्नमेंट के पैसे को डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के करंट अकाउंट में। जो करंट अकाउंट किसके पास खुला हुआ है, आरबीआई के पास। गवर्नमेंट को उस पैसे में से अगर जब भी पैसा विड्रॉ करवाना है तो विड्रॉ करवाने में मदद करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को उस पैसे के बदले में आरबीआई लोन भी दे सकता है। यानी कि देखो,
मैं अगर बैंक में जाती हूँ, ठीक है, कमर्शियल बैंक में, SBI, HDFC, किसी के पास, तो बैंक मेरे लिए क्या करेगा, पैसा डिपॉजिट कर लेगा, पैसा निकालने दे देगा, मुझे लोन दे देगा। आरबीआई भी तो वही कर रहा है सरकार के लिए, कुछ अलग किया नहीं किया ना, सेम टू सेम। आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर। दूसरी चीज, आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का एजेंट। तो देखो सरकार की ना बहुत सारी सरकारी, पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। उन कंपनीज के शेयर जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी नॉर्मल कंपनी के होते हैं, वैसे ही जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं उनके शेयर भी स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। पर वो कौन खरीद बेच कर रहे हैं उनकी, देखो सरकार के जितनी भी सरकारी कंपनीज के शेयर हैं उनकी ट्रेडिंग सरकार नहीं कर रही, सरकार के बिहाफ पे कौन कर रहा है, आरबीआई। तो एज एन एजेंट गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के जितने भी शेयर्स हैं, उन शेयर्स की परचेज एंड सेल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, परचेज और सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड लास्टली, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर। गवर्नमेंट को काफी बार कोई लॉ बनाना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड, और गवर्नमेंट को अगर नहीं पता कि कैसे करना है तो फाइनेंस के मैटर्स में, पैसे के मैटर्स में एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कौन, आरबीआई एडवाइस करता है सरकार को। तो आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट है। एक तो बैंक वाला काम करता है पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, लोन देना, ठीक है। एजेंट वाला काम करता है कि सरकारी कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एंड फाइनेंशियल एडवाइजर है, पैसे के मामलों में सरकार को एडवाइस देता है, क्योंकि आरबीआई के पास तो सारा डाटा है ना, कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, तो सरकार उसको डाटा को यूज करके, आरबीआई उस डाटा को यूज करके सरकार को एडवाइस देती है। तो ये काम करती है आरबीआई एज अ गवर्नमेंट्स बैंकर। चलो इसमें अगेन 3 पॉइंट्स आपको बना के आने हैं। 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इस तरीके का, अगर चार्ट बना दो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर 3 हेडिंग्स लिखूंगी मैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन, फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्सप्लेन। 3 पॉइंट्स, पहले ऊपर इंट्रोडक्शन, 3 हेडिंग्स, तीनों पॉइंट्स, ठीक है, उनको एक्सप्लेन, और नीचे कंक्लूजन और अपना आंसर खत्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगला सेट हमारे पास शुरू हो गया है। एमसीक्यू है, रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इसको मैं अभी नहीं समझा रही, इसको ना मैं आगे एंड में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है, ट्रू। अगर रिजर्व रेशो ज्यादा है, रिजर्व का मतलब समझाया था ना अभी, क्या कि जितना टोटल डिपॉजिट आया उसमें से लोन में कितना देना है और अपने पास रिजर्व में कितना रखना है, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर। तो अगर रिजर्व में ज्यादा रखोगे तो लोन कम दोगे, तो अगर रिजर्व में ज्यादा रखा, लोन कम दिया, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर रिजर्व में कम रखा, लोन ज्यादा दिया, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, ऑपोजिट है। डिटेल में आगे बात हम करने वाले। सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी परफॉर्म्स द वाइटल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन। कुछ गलत नहीं है यार, बिल्कुल सीधी आसान स्ट्रेट भाषा में बोला हुआ है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई, इसको एक्सप्लेन करना है। और इलेबोरेट गवर्नमेंट्स बैंक एंड एडवाइजर, ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो कितना आगे आप देखोगे कितनी बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है कि आरबीआई क्या क्या काम करता है, ठीक है। चलो अगली चीज आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो मैंने इसमें बताया था कि एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है। देखो ओपन मार्केट का क्या मतलब होता है, बाजार, खुला बाजार, यानी कि खुला बाजार कौन सा, अपना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट, ठीक है। इस ओपन मार्केट में आप भी हो, मैं भी हूं, हर कोई फ्रीली शेयर्स को बाय एंड सेल करता है। ऐसे ही आरबीआई भी फ्रीली, कभी दिल करे तो खरीद लिया, दिल करे तो शेयर्स को बेच दिया। कौन से शेयर्स को, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर, आरबीआई किसके साथ ट्रेड कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के शेयर के साथ, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स के साथ, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ठीक है ना। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ आरबीआई 2 काम करेगा, या तो इनको बाजार में जाएगा स्टॉक मार्केट में और सेल करेगा, या तो इनको बाजार में जाएगा स्टॉक मार्केट में और बाय करेगा। अगर आरबीआई ने कोई शेयर सेल कर दिया, अच्छा देखो मान लो मैं आरबीआई, मेरे पास शेयर्स हैं और आप शेयर्स को खरीदना चाहते हो, मैं आपको शेयर दे दूंगी, आप मुझे पैसा दे दोगे। तो अगर आरबीआई ने शेयर को सेल किया तो पैसा किसके पास आएगा, पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास आएगा।
आरबीआई विल गेट द मनी। समझ रहे हो? मैं आरबीआई हूं, अगर मेरे पास शेयर्स हैं और आप मेरे शेयर खरीदना चाहते हो तो मैं आपको शेयर दे दूंगी, आप मुझे पैसा दे दोगे, तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स आरबीआई ने बेच दिए, और जितने बेचे बदले में लाखों करोड़ों रुपए शेयर्स के बदले में किसके पास आ गए? आरबीआई के पास आ गए। तो मनी क्या हो गई? विड्रॉ हो गई मार्केट में से। विड्रॉल फ्रॉम मार्केट, बहुत सारा पैसा मार्केट में से निकल गया, किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया। तो इसका मतलब मार्केट में पैसा कम हो गया, इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई। मतलब लोगों के पास पैसा कम है, तो मतलब लोग डिमांड कम करेंगे, मतलब लोग खर्चा सब कुछ कम करेंगे, तो मतलब जो हमारी जो है इससे क्या होने लग जाएगी? डिफ्लेशन होने लग जाएगी, या मैं बोलूं इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा अगर मैं आरबीआई हूं, मैं कहती हूँ भैया मुझे ना शेयर्स खरीदने हैं, आप बोलोगे मैम मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगी ला भाई शेयर दे। आप क्या कहोगे? फ्री में थोड़ी दूंगा, पैसे दो। तो अगर आरबीआई शेयर खरीदना चाहता है, पैसा तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी मिलेगा। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल पे द मनी। ऑब्वियसली शेयर खरीदने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना। इससे क्या हो जाएगा? पहले पैसा विड्रॉल हुआ था मार्केट से, अब क्या हो जाएगा? पैसा इन्फ्यूज हो जाएगा मार्केट में। इन्फ्यूज ऑफ मनी, इन्फ्यूजन ऑफ मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। मार्केट में पैसा आ जाएगा जनरल पब्लिक के पास, इससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर्स अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होने लग जाएगी। ठीक है, यही हमें पूछा है ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है। ठीक है, देखो अब इसमें ना एक बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो मैंने गवर्नमेंट वाला तो मैंने बता दिया था। इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आप आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में क्वेश्चन है तो मैं ए वाला आंसर अगर लिखने जा रही हूं, मैं टीचर को बताऊंगी कि मैम मैं पहला वाला अटेम्प्ट कर रही हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हेडिंग अंडरलाइन। अब मैं सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन को एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या है, कि आरबीआई ओपन मार्केट में स्टॉक मार्केट में जाती है एंड गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल जब करती है, उसको मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलती हूँ। अब मैं पहली हेडिंग लिखूंगी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं लिखी जा रही हूँ पैरा 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 बना दिया और यही सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, या फिर मैं एक अच्छी बच्ची हूँ और मैं चार्ट बना दूंगी, मैं चार्ट बना दूंगी सीधा, और ये सारी चीजों को डिटेल में एक एरो डाल के, या तो इसको पॉइंट ए लिख दूंगी कि सबसे पहले आरबीआई ने सेल किया, तो पॉइंट बी विड्रॉल ऑफ मनी हुआ, पॉइंट सी ये हुआ, पॉइंट डी ये हुआ और डिफ्लेशन हो गई। या तो मैं 5 पॉइंट बना दूंगी, या फिर मैं एरो डाल दूंगी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। मैं पैराग्राफ में कभी लिख कर नहीं आऊंगी, अगर मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो मैं इसको या तो पॉइंट्स बना दूंगी, फ्लो चार्ट बना दूंगी, एरो लगा दूंगी, पर पैरा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पॉइंट बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेम तरीके से एक्सप्लेन करके आ जाऊंगी। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई। अब मैं नहीं बताऊंगी, खुद से बताओ जल्दी से 1 सेकंड के अंदर। मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम मतलब कोई ना कोई चीज बढ़ाई जाएगी, है ना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सब कुछ, कोई भी एक चीज बढ़ाओगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फटाफट अच्छे से, इंक्रीज बैंक रेट, आंसर खत्म। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ द मनी सप्लाई। फिर से मनी सप्लाई के बारे में आ गया। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है? नहीं बेटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। इट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अरे नहीं यार, पब्लिक का होता है, जनता के पास कितना पैसा है, सरकार का पैसा इंक्लूड नहीं होता। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द करेंसी हेल्ड विद द सेंट्रल बैंक। यार तीनों ही गलत दे दिए, कुछ आता ही नहीं इनको, तीनों चीजें गलत है। चलो, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो, छोटी सी वाटर ब्रेक के बाद हो गए हैं दोबारा से हाजिर, दोबारा से करते हैं शुरू। बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ द आरबीआई। देखो, बैंकर मतलब कि कमर्शियल बैंक, जैसे मैं बोल रही थी आरबीआई सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो करता था, तो उसके लिए आरबीआई क्या बन जाता था? गवर्नमेंट बैंक। तो यानी कि आरबीआई किसके लिए कुछ कर रहा है? सरकार के लिए कुछ कर रहा है। सिमिलरली अब मेरे पास वर्ड क्या आया? बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई किसके लिए काम कर रहा है? आरबीआई काम कर रहा है कमर्शियल बैंक्स के लिए। कमर्शियल बैंक मतलब जो
ऐसे बैंक होते हैं जिनसे जनरल पब्लिक, आपके और मेरे जैसे लोग डील करते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। इनके लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ना इन सभी छोटे छोटे बैंक्स का हेड है, ठीक है। इन सभी बैंक्स को चलाना, इन सबका ध्यान रखना, इनके लिए सारे काम करना कौन करता है, आरबीआई। और हेंस फोर्थ इन सबको अच्छे से सही ढंग से एडवाइस करना, इन सब के ऊपर नजर रखना, सुपरवाइज करना, वो काम भी करता है आरबीआई। मतलब आरबीआई दादाजी हैं, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इन सबको संभाल रहे हैं, डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई क्या करता है, पहली चीज जो कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई करता है वो होता है कि एक कमर्शियल बैंक को जब भी लोन चाहिए और उसको और कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसको लोन दे देगा। जैसे होता है ना कि हम पूरी दुनिया में पहले तो देख लेंगे कि यार कहीं से कोई काम हो रहा है तो ठीक है, वरना अगर हमें पता है अब तो हम फंस गए, फिर दादाजी के पास, मम्मी पापा के पास जाएंगे और बोलेंगे यार आई एम रियली सॉरी, अब तो मैं फंस गया, कहीं और से कुछ हो नहीं रहा, प्लीज आप मेरी मदद कर दो, ठीक है। तो वही चीज हो रही है कि आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक जाएगा कि देख मुझे लोन की जरूरत है और कहीं से मुझे लोन मिल नहीं रहा, तो अब सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो मुझे लोन दे सकते हो, और कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंकर्स बैंक बन के कमर्शियल बैंक के लिए क्या करता है, अगर कहीं और से कमर्शियल बैंक को लोन ना मिले तो आरबीआई देगा। नंबर 2, एक कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट में आता है, कमर्शियल बैंक उस डिपॉजिट से लोन देते हैं, सारा लोन में दे देगा क्या, नहीं देगा। जितना बचा उसको हम क्या बोलते थे, लीगल रिजर्व रेशो, कि कितना हमने बचा के रखना है रिजर्व में। उस रिजर्व के 2 हिस्से होते थे, फटाफट से कौन से, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या होता था, टोटल रिजर्व का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाता है। फिर से अगर एक बैंक के पास 100% डिपॉजिट आया, 80% लोन में दे दिया, तो 20% बैंक ने रिजर्व में रखा था कि डिपॉजिटर्स कल को पैसा वापस मांगने आए तो मैं उनको पैसा वापस कर सकूं। इस टोटल रिजर्व के 2 हिस्से होते थे, सीआरआर जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता था, तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से जितना भी रिजर्व के फॉर्म में पैसा आता है उस सारे पैसे का ध्यान रखता है आरबीआई, ठीक है, जो सीआरआर होता है। एंड लास्टली एक फंक्शन और आरबीआई करता है एज अ बैंकर्स बैंक, वो होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो जितने भी दो बैंक्स के बीच में जितने भी चेक लगते हैं, ठीक है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर क्या होता है, आप लोग बैंक में जाते हो, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, चेक डिपॉजिट करवा के आ जाते हैं बैंक में। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का चेक था और उससे एचडीएफसी बैंक में पेमेंट जानी थी, सिमिलरली एचडीएफसी से एक्सिस बैंक में पेमेंट जानी थी, एक्सिस से एसबीआई में पेमेंट जानी थी। सारे बैंक्स के आपस में चेक लगते रहते हैं ना, हम लोग एक दूसरे को चेक से पेमेंट करते हैं, तो ये सारे बैंक अपने चेक आपस में नहीं निपटाते। इन सबके चेक कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई इन सबके चेक को देखता है और इन सबके अकाउंट्स में जो भी नेट अमाउंट होता है वो डिपॉजिट करता है। तो ये जो चेक है, इन आपस का, इन सभी बैंक्स का लेन देन है, वो ये आपस में खुद से नहीं करते, खुद से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सबके ऊपर जो हेड बैठा है आरबीआई, वो इनका लेना देना पूरा सारा कुछ करता है और इन सबके खातों में, अकाउंट्स में पेमेंट डाल देता है, ठीक है, उन चेक वाले। तो ये तो 3 फंक्शन है जो आरबीआई करता है एज अ बैंकर्स बैंक। एंड लास्टली आता है सुपरवाइजर फंक्शन। सुपरवाइजर का मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा शैतानी करेगा तो आरबीआई देख लेगा, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने क्या किया था, पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक होता था उसको बंद कर दिया था। पेटीएम को आरबीआई ने बोला देख भाई, मैंने तेरे को बहुत समझाने की कोशिश करी, प्यार से समझाया, बड़ी बार समझाया, तू नहीं समझा, अब मैं जो है तुम्हें बर्खास्त करता हूँ, अब तुम जो है अपना पेटीएम पेमेंट बैंक चला ही नहीं सकते, अब से कोई नया खाता नहीं खुल सकता, कोई नई पेमेंट नहीं आ सकती, अब से तुम्हारा काम तमाम बंद, ठीक है। तो आरबीआई सीधा बैंक को बंद कर सकता है अगर कोई आरबीआई की बात नहीं सुनेगा। बैंक को लाइसेंस देना, बैंक्स को चेक में रखना कि कोई बैंक कोई घोटाला ना कर दे, कोई रिजर्व में हर कोई पैसा रखे, ऐसा ना हो कि सारा पैसा लोन में दे दे। तो बैंक्स को पूरी अच्छे तरीके से चेक रखना, बैंक्स को एडवाइस करते रहना कि ऐसा करो, बैंक्स के लिए रिजर्व रेशोज बताना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा कुछ करना, और बैंक्स का ध्यान रखना। अगर कोई बैंक प्रॉब्लम में फंस गया, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। कोई बैंक जो है अगर उसके पास पैसे खत्म हो गए, उसका जो है रिवाइव करना उसको दोबारा से। कोई 2 बैंक्स को आपस में मर्ज करना, इनका जितना भी ध्यान रखने का काम है वो सारा कौन करता है, आरबीआई करता है इन सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। तो आरबीआई ये 3-4 काम कर रहा है। बैंकर्स बैंक के अंडर में 3 पॉइंट लिखूंगी हेडिंग बना के, इस तरीके से अगर आप चार्ट बना दो
बड़ी अच्छी बात है, वरना पॉइंट्स बना के हेडिंग्स बना के लिखना है। सिमिलरली सुपरविजन में क्या लिख के आओगे, लाइसेंस देना, कोई बैंक बंद हो रहे हैं उनको, दो बैंक्स को आपस में मर्ज करना, किसी बैंक की लिक्विडेशन कराना, किसी बैंक को बंद करना, क्लोजिंग करना, हर बैंक को एडवाइस करना, गाइडलाइंस बताना, उनको चेक रखना, कंट्रोल रखना, वो सब आरबीआई करता है। आगे चलते हैं। Mr. Sahota borrowed funds from bank for purchasing a new house. From the above statement, identify the indicated function of money. क्या medium of exchange है, store of value है, unit of account है, standard of deferred payment है? फटाफट से सोचो, बड़ा आसान है। क्या है, देखो, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, फंड उन्होंने बोरो किए हैं, आज पैसा उठाया है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद पैसा वापस करना है, इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, तो वो क्या होगा, डेफर्ड पेमेंट की फ्यूचर में पेमेंट करनी है। ठीक है, चलो, if in an economy initial deposits are 4,000, CR reserve ratio is 10%, the total value of deposit created will be। देखो, हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। LRR क्या था, लीगल रिजर्व रेशो। इनिशियल डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट्स अपॉन मनी मल्टीप्लायर। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आर रिजर्व रेशो हमें दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट। देखो हमें रिजर्व रेशो दिया हुआ है LRR। ठीक है, तो मैं कहती हूँ मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना, 10%। ठीक है, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, देखो मनी मल्टीप्लायर मेरा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कैसे मैं निकाल रही हूँ, 10% का मतलब क्या है कि 10 अपॉन 100, 10% का मतलब कितना हुआ, 10 अपॉन 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा 10। ठीक है, अब मैं इस मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट इन करूंगी इस फॉर्मूला में। इनिशियल डिपॉजिट 4000 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स अपॉन मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर मेरा कितना आ रहा है, मनी मल्टीप्लायर हमारे पास आ रहा है जी 10, तो 4000 into 10 is equals to total deposits, so total deposits is equals to 40,000। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास दो फॉर्मूलाज है दैट यू हैव टू लर्न। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। LRR मतलब रिजर्व रेशो, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। LRR जितना पैसा रिजर्व में रखा है, दो सब पार्ट होंगे, CRR SLR। ठीक है, बट जब भी हम ऐसा फॉर्मूला न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे जो रिजर्व रेशो है वो LRR ही होगी, वो CRR या SLR नहीं होगी। तो ये आया 10%। इनिशियल डिपॉजिट 4000, दो फॉर्मूलाज है, दोनों को आपस में मैंने जोड़ा और मैंने टोटल डिपॉजिट की वैल्यू कितनी निकाली, 40,000। आगे चलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द आरबीआई हेल्प्स इन दिस। रिपीट क्वेश्चन कर चुके हैं, किसी ने नहीं सुना है तो पीछे जाके दोबारा सुनो, अच्छे से याद करो। आगे चलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय द जनरल पब्लिक। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो हमने अभी पढ़ा है इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है इनिशियल डिपॉजिट वही है मेरा प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोस व्हिच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स टू द पीपल। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इन दोनों के बारे में अभी फिर से मैं आगे बात करूंगी जब मैं क्रेडिट क्रिएशन वाली चीज की बात करूंगी तो। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट वो होते हैं जो सबसे पहले जनरल पब्लिक डिपॉजिट करवाती है बैंक में, उस पैसे से बैंक आगे लोन देता है, फिर वो लोन के वजह से फिर से पैसा घूम फिर के बैंक में आता है, तो वापस से पहले इनिशियल डिपॉजिट के बाद जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उन सबको मैं बोलती हूँ सेकेंडरी डिपॉजिट। आगे मैं डिटेल में बात इसकी करूंगी। ठीक है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। समझाया था पहले भी, क्या है रेपो तो शॉर्ट टर्म का होगा, ये क्या होगा, बैंक रेट। ठीक है, तो अगर आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए तो वो क्या होगा, रेपो रेट। लॉन्ग टाइम के लिए तो वो क्या होगा, बैंक रेट। उल्टा अगर कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, देखो जब लोन दिया जाता है तो आरबीआई लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है ना, तो रेपो रेट पे और बैंक रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। पर जब कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस मनी को डिपॉजिट कर रहा है आरबीआई के पास, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेगा उस डिपॉजिट के बदले में, और ये डिपॉजिट भी जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन तीनों की वर्किंग सेम है, तीनों बढ़ेंगे मनी सप्लाई कम होगा, तीनों कम होंगे मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, चलो, सेंट्रल बैंक इम्पोज्ड अ फाइन ऑन दिस
फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक फाइन लगा दिया इस दोनों बैंक्स के ऊपर क्योंकि उन्होंने कुछ वायलेशन करी थी। तो यहाँ पे आरबीआई कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है? क्या करेंसी इशू कर रहा है? नहीं। क्या पब्लिक के साथ कोई डील करता है? नहीं, आरबीआई पब्लिक के साथ डील ही नहीं करता। पब्लिक के साथ जो डील करता है वो कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक। क्या सरकार के लिए कुछ कर रहा है? नहीं। बैंक्स के लिए कुछ कर रहा है? हाँ, ठीक है ना। तो सरकार बीच में आई, ना पब्लिक आई, ना करेंसी आई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बैंक्स के लिए तो कुछ कर रहा है, तो आरबीआई क्या होगा? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में भी आरबीआई क्या कर रहा है? सुपरविजन कर रहा है, ठीक है ना, कि वो फाइन लगा रहा है वॉयलेशन के लिए। चलो, एक्सप्लेन गवर्नमेंट्स बैंक हमने कर लिया। यूजिंग हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन द रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इसी क्वेश्चन की मैं काफी देर से बात कर रही थी कि इसकी मदद से मैं पूरा क्रेडिट क्रिएशन आपको समझाने वाली हूँ। मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट, रिजर्व रेशियो, सब कुछ हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने टेबल बना देती हूँ, जो टेबल आपको एज इट इज अपने पेपर में बना के आना होगा, ठीक है। चलो जी, तो देखो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर टेबल, अजम्पशंस, फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं कि मैम ये सब है क्या, करना क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन था कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से समझाओ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इकोनॉमी में, ठीक है। तो अब ये है मेरा न्यूमेरिकल एग्जांपल। आप अपने आंसर को शुरू कैसे करोगे? सबसे पहली चीज जो आप आंसर में बताओगे, सबसे पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल व्हाटएवर इट इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। सबसे पहली चीज आप लिखोगे अजम्पशन। While explaining, I have taken two assumptions. We take two assumptions. पहली चीज, पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम को मैं क्या एक ही नाम दे रही हूँ, सिंगल नाम, जो कि है बैंक्स। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये बैंक, वो बैंक। मैं पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक सिंगल नाम दे रही हूँ और वो क्या? बैंक्स, ठीक है। दूसरी चीज, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कैश में ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रही। मैं कहती हूँ कि मैंने किसी को पैसा दिया, बैंक से दिया, उसने किसी को आगे पैसा दिया, बैंक के थ्रू ही दिया। जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक के थ्रू ही हो रही है, कार्ड्स के थ्रू, चेक के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, ऑनलाइन ही हो रही है। कैश में ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही। मैं ये दो चीजें अज्यूम करके चल रही हूँ। अब देखो होगा क्या। मान लेते हैं कि किसी ने बैंक में ना इनिशियली पैसा डिपॉजिट करवाया। मान लो मैं बैंक में गई, मैंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? उस पैसे से लोन देगा। कितना लोन देगा? थोड़ा सा तो रिजर्व में रखेगा। थोड़ा सा बैंक क्या करेगा? अपने पास रिजर्व में रखेगा। कितना रिजर्व में रखेगा? जितनी आरबीआई ने उसको रिजर्व रेशियो बताई होगी। मैं कहती हूँ कि अगर आरबीआई ने एलआरआर बताया है 10% का, तो बैंक क्या करेगा? मेरे 1000 रुपए में से 10% यानी कि 100 रुपए रिजर्व में रखेगा और बाकी का बचा हुआ यानी कि 90% क्या करेगा? लेंडिंग, लोन की फॉर्म में दे देगा। तो अगर इनिशियली ये जो इनिशियल डिपॉजिट करवाता है, ये इनिशियल डिपॉजिट कौन करते हैं? पब्लिक करती है। तो इनिशियल डिपॉजिट अगर पब्लिक ने करे 1000 रुपए, बैंक उसमें से 90% लोन में दे देगा, 900 रुपए, 10% दे देगा, अपने पास रख लेगा रिजर्व में, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब ये जो 900 रुपए हैं, ये क्या हुआ? बैंक ने किसी को लोन दिया। मैं कह रही हूँ कैश में तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं, तो बैंक ने लोन कैसे दिया? जिसको लोन दिया है उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो ये एक बार फिर से 900 रुपए किसी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। समझ रहे हो? बैंक ने जो लोन दिया कैश में नहीं दिया, किसी के अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो 900 रुपए फिर से बैंक में ही तो डिपॉजिट हो गए। मतलब किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट हुए होंगे, हो सकता है, पर मैं तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक ही नाम दे रही हूँ, बैंक। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में भी डिपॉजिट हुए हुए तो बैंक में, और मैं तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या बोल रही हूँ? बैंक। तो किसी बैंक में 1000 रुपए आए, 900 रुपए लोन में गए, 100 रुपए रिजर्व में गए। इस 900 रुपए से बैंक ने लोन दिया पर कैश में दे नहीं सकते, अजम्पशन ली है, तो 900 रुपए दोबारा से डिपॉजिट हो गए। 900 रुपए से दोबारा जो भी बैंक है वो 90% यानी कि 810 रुपए लोन की फॉर्म में दे देगा और 90 रुपए यानी कि 10% अपने पास रिजर्व में रख लेगा। फिर से 810 बैंक में आ गए, फिर से 90% लोन, 10% रिजर्व, फिर से साइकिल घूमेगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, आगे चलता रहेगा। इस पूरी चीज को मैं क्या बोलती हूँ? क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इस पूरी चीज को मैं क्या बोल रही हूँ? क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि पैसा, लोन जो है क्रिएट हो किया जा रहा है। पैसा तो बैंक में सिर्फ एक बार 1000 रुपए ही आया था ना, वो पैसा बार बार घूम रहा है।
समझ रहे हो, वो विद इन द बैंक्स पैसा बार बार घूम रहा है क्योंकि बैंक लोन दे रहा है, फिर से डिपॉजिट, लोन, डिपॉजिट, इसी को मैं क्रेडिट क्रिएशन बोल रही हूँ। अब इसमें देखो, जो सबसे पहली बार पब्लिक ने इनिशियली जमा कराया था, मैं उसको बोलूंगी इनिशियल डिपॉजिट। जो मेरे फॉर्मूला में है यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट, ये इनिशियल डिपॉजिट पब्लिक ने कराया है। उसके बाद बैंक में इनिशियल डिपॉजिट पब्लिक ने कराया ही नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद बैंक खुद से लोन दे रहा है किसी को, और वो पैसा फिर से लोन की फॉर्म में बैंक्स में घूमता जा रहा है। पब्लिक ने सिर्फ एक बार इनिशियल डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर, दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे आएगी। एलआरआर का मतलब मैं बता चुकी हूँ, पता होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि ये जो मैंने इनिशियली 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में, कितनी बार ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो कितनी बार होंगे, अगर 10% मेरा एलआरआर है तो मनी मल्टीप्लायर फिर से कितना होगा, 1/10%, यानी कि मेरा मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा 10। यानी कि अगर डिपॉजिट था 1000 रुपए का, ये 10 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए को मनी मल्टीप्लायर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये पैसा 10 बार घूमेगा, 10,000 बन जाएगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा टोटल डिपॉजिट कितना होगा, 10,000। इस 10,000 में से लेंडिंग कितनी हुई, 90%, 9,000, और बचा हुआ 1,000 क्या हो जाएगा, रिजर्व। तो आप बोलोगे मैम देखो, अब एक चीज समझना बहुत जरूरी चीज है कि हमने ये साइकिल पूरा शुरू किया क्रेडिट क्रिएशन का। ये साइकिल कब शुरू हुआ, जब इनिशियल डिपॉजिट हुआ। लेकिन ये साइकिल खत्म कब होगा, ये साइकिल पता है कब खत्म होगा, जब ये मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1,000 टोटल रिजर्व के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने इनिशियली 1000 रुपए लगाए थे, 1000 रुपए बैंक में जमा कराए थे, पूरे के पूरे 1000 रुपए रिजर्व की फॉर्म में पहुंच गए, रिजर्व हो गए। अरे जब जितना पैसा आया था वो सारा रिजर्व की फॉर्म में चला गया, तो आगे घुमाने के लिए पैसा बचा ही नहीं, तो आगे पैसा और घूम ही नहीं सकता और मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो वहां पे आके क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कब शुरू होगा, जब कुछ इनिशियल डिपॉजिट पब्लिक करेगी, उसके बाद बैंक उसको आपस में घुमाता रहेगा पैसे को। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस खत्म कब होगा, जब इनिशियल डिपॉजिट इक्वल हो जाएगा टोटल रिजर्व्स के। रिजर्व मेरा क्या है, एलआरआर 10% जो मैंने यहाँ पर लिया है। मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, इनिशियल डिपॉजिट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनिशियल डिपॉजिट टोटल कितना बन रहा है, 10,000 बन रहा है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर मतलब इनिशियल डिपॉजिट कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10,000 मेरा टोटल डिपॉजिट बन गया। ये हैं दो फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए। मनी मल्टीप्लायर का मतलब मैंने समझा दिया, एलआरआर तो डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, समझा है। दूसरा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो इस चीज को अगर रट्टा मारने जाओगे ना, रट्टा मार के बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। सो इट्स बेटर कि सेम चीज को 2 बार सुन लो, रिवर्स करो, वापस से सुन लो, 2 बार लिख लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं गारंटी दे सकती हूँ या तो ये क्वेश्चन आएगा या बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन हमें एडीएएस वाले चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का देखने को मिलेगा। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का बेटा आपके 4 नंबर में आएगा ही आएगा, जिसमें अजम्पशन लिखनी होगी, फॉर्मूला लिखना होगा, टेबल बनाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, कैलकुलेशन करके दिखानी होगी, कंक्लूजन देना होगा कि देखो 1000 रुपए डिपॉजिट करने की वजह से टोटल डिपॉजिट कितना बन गया, 10,000, 10% से 10 टाइम्स, सॉरी नॉट 10%, 10 गुना हमारा पैसा हो गया इनिशियल डिपॉजिट के कंपैरिजन में। तो ये एज इट इज पूरी चीज आपको करके आनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी इंट्रोडक्शन से, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं XYZ चीज समझाने जा रही हूँ, जिसमें मैं वही बताऊंगी जो क्वेश्चन में लिखा है। विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन द इकोनॉमी इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 2 assumption, नंबर 1, नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumptions हम ये टेबल पूरा बनाएंगे। assumption के बाद, टेबल बनाने के बाद मैं पूरे फॉर्मूलाज लिखूंगी, फॉर्मूला बनाने के बाद मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगी, कैलकुलेशन करने के बाद बड़े प्यार से मैं नीचे समझा करके आऊंगी कि मनी मल्टीप्लायर 10% था, तो सॉरी कि एलआरआर 10% था, उसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर 10 आया, जिसकी वजह से मेरे इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 10 हो गए, 10 गुना पैसा बढ़ गया इकोनॉमी में, जस्ट बिकॉज वो पैसा घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है लोन्स के चक्कर में। तो पैसा घूम घूम के क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता गया और हमारा जो पैसा है 10 गुना बढ़ गया, 1000 से 10,000 हो गया। और एक चीज बहुत जरूरी लिख कर आऊंगी कि ये पूरा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कब स्टॉप होगा, कब स्टॉप होगा,
जब इनिशियल डिपॉजिट 1000 टोटल रिजर्व्स के बराबर हो जाएगा 1000 के, तब ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, या तो ये आएगा या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आएगा, पर दोनों में से कोई एक गारंटी दे सकती हूँ जरूर आने वाला है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, 2 बार सुन लो, पर अच्छे से कर लो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना मेजरली हमारा सारा कुछ खत्म हो चुका है। मैं कुछ एक और एमसीक्यूज करवाऊंगी, फिर हम वीडियो को खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन जो है हमारे काफी ज्यादा हद तक जो है रिपीट होने लग जाएंगे। फटाफट से केस स्टडी पढ़ो और आंसर बताओ, फिर मेरा आंसर सुन लेना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, हमें क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिपॉजिट ही वाज एक्सप्लेनिंग, और बहुत 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 प्यार से यहाँ पे हमें सीधा सीधा एक वर्ड दिया है, पेएबल ऑन डिमांड। जो डिमांड पे पे करे जाते हैं उनको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो आंसर विल बी ओनली 1। टाइम डिपॉजिट कभी भी डिमांड पे नहीं करे जाते हैं, वो हमेशा एक फिक्स टाइम के बाद ही रिटर्न किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट मेरे M1 में नहीं आते हैं, M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में आते हैं, और 99% जो क्वेश्चन आएगा वो M1 के ऊपर ही आएगा, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आते हैं। ठीक है, चलो। In the Indian economy, dash are issued by the Reserve Bank of India and act as the legal tender money. तो हमारा आरबीआई क्या इशू करता है? देखो, आरबीआई कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इशू नहीं करता। 1 रुपए के कॉइन, 1 रुपए के नोट आरबीआई नहीं, हमारे देश का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। डिमांड डिपॉजिट तो ऑब्वियसली नहीं, डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं करे जाते। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा जनता पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करवा रही है और कभी भी पब्लिक जाके वापस मांग सकती है ऑन डिमांड। करेंसी नोट ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डैश फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। जो पॉलिसी हमारे देश की गवर्नमेंट बनाती है उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट बजट में पढ़ोगे। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर फिर से न्यूमेरिकल एग्जांपल आगे, डिट्टो सेम जो मैंने पीछे समझाया है, सेम टू सेम चीज करके आओगे, कुछ नया नहीं करके आओगे। आगे मेरे पास है एक केस स्टडी जिसके क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन रेपो रेट। डिफाइन कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन करके आ जाना। शॉर्ट रन में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस रेट को बोला जाता है ये। आउटलाइन द रिसेंट चेंजेस मेड। हम देखते हैं क्या रिसेंट चेंजेस हैं हमारी केस स्टडी में। इंक्रीज इन रेपो रेट इज इंपॉर्टेंट टूल कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। देखो, पहले तो डिफाइन रेपो रेट 1 नंबर का है, आसानी से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। फिर है कि क्या चेंजेस आए और इंक्रीज इन रेपो रेट से क्या हुआ। फटाफट से केस स्टडी पढ़ो और आंसर करो। चलो देखो, सबसे पहले रेपो रेट को आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। उसके बाद चेंज क्या है? चेंज यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया है और वो इतने से इतना हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रेपो रेट बढ़ने से क्या हो रहा है। आप तीनों पैराग्राफ्स पढ़ के देख लो, तीनों पैराग्राफ में डिटेल में बताया हुआ है कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में, मतलब मैं कहती हूँ अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आता कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, 3 पैराग्राफ में भाई भर भर के डिटेल में दिया हुआ है कि क्या हो रहा है। टेंशन की बात ही नहीं है, सीधा 4-5 नंबर यहीं से आप ले सकते हो। बस एक चीज आपको अपने आप से लिख के आनी है, कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे सॉल्व हो रही है, देखो आई थिंक वो यहाँ पे कहीं डायरेक्टली नहीं बताया हुआ, बट जो भी आप यहाँ पे आंसर लिख के आओगे उसका एंड में कंक्लूजन पता है क्या होना चाहिए? हेंस बाय इंक्रीजिंग दिस रेपो रेट आरबीआई हैज डेल्ट विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। मतलब आपका कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन इसके साथ मैच करना चाहिए। समझ रहे हो? आप जो भी लिखोगे वो सारा लिखोगे यहीं से, बट एंड में आपको कंक्लूजन क्या लिख के आना कि ये सब किया आरबीआई ने, रेपो रेट बढ़ाया, उसकी वजह से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जो कुछ हुआ, ईएमआई महंगी हो गई, जो जो चीजें हुई, इन सब की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। आपका कंक्लूजन यहाँ पे खत्म होना चाहिए, बाकी सारा कुछ पैराग्राफ में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगेन आंसर राइटिंग, आंसर प्रेजेंटेशन है ये, और कुछ नहीं है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट प्रोवाइडेड टू द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट खुद ही बनाती है, आरबीआई नहीं बनाती है। इशूअर ऑफ करेंसी ये तो होता ही है। ठीक है, तो ये गलत आंसर है, मतलब कि ये अपना सही आंसर है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इट विल। मनी सप्लाई कम करने के लिए एक ना एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये आंसर सही है। सीआरआर बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई कम करनी है, तो इसका उल्टा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सेल द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, बाय द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अब ये सोचो, सेल करने से होगा या बाय करने से होगा, ये तो सही है, ये गलत है। देखो, पहले खुद सोचो फिर मेरा सुनना। ठीक है,
तो अगर आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल करेगा, आरबीआई शेयर बेचेगा, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर आरबीआई खरीदेगा सिक्योरिटीज को तो सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आ जाएंगी, पैसा मार्केट में रिलीज हो जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इससे मनी सप्लाई बढ़ता है और इससे मनी सप्लाई कम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1 और 3। अब इसमें एक चीज देखो, 1 तो पक्का सही है क्योंकि रिड्यूस मनी सप्लाई तो ये इंक्रीज होगा। 2 पक्का गलत है, ये मैं पहले करा चुकी हूँ। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, सी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, 3rd और 4th, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर तो पक्का सही होगा। ठीक है, एंड मुझे क्लियरली कहीं पे 1 और 4 नहीं दिया हुआ। देखो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। दोनों सही हो नहीं सकते पर कोई एक जरूर सही होगा। तो 1 और 3 है, 1 और 4 तो कहीं पे वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो 1 और 3 ही मेरा इकलौता आंसर बनता है। चलो, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ 2 मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। कौन से मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हैं? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। ठीक है, इलेबोरेट द लाइकली इकोनॉमिक रेशनल बिहाइंड द इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट को बढ़ाया क्यों गया? क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो गई, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन फिर से बताई गई है। सेम चीज हम पहले भी कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, सेम तरीके की बिल्कुल हम 2 केस स्टडीज कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन हुई है तो इसलिए ऐसा हुआ है। चलो, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, पहले हम डिटेल में कर चुके हैं। चलो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अ बिड टू डैश द स्टॉक मार्केट इन द इकोनॉमी। देखते हैं, अगर आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को तो डिक्रीज कर देगा स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को तो क्या होगा? आरबीआई सिक्योरिटीज बेच देगा, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आंसर मेरा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। परचेज करेगा अगर आरबीआई तो क्या होगा? पैसा मार्केट में जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। सेल पे डिक्रीज होगा, नो चेंज तो हो ही नहीं सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट में कभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं आते हैं। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद द गवर्नमेंट करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक। अदर डिपॉजिट्स विद द गवर्नमेंट भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का सिंपली मतलब होता है जो डिपॉजिट हम बैंक्स के पास कर रहे हैं, अपने कमर्शियल बैंक्स के पास, और जो ऑन डिमांड जैसे ही हम डिमांड करें हमें वापस मिल जाए। फिक्स डिपॉजिट तो गलती से भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डिमांड नहीं, वो टाइम डिपॉजिट होते हैं। ओके, identify and discuss the function of central bank indicated in the above text. State any 2 advantages of digital rupee. देखो यहाँ पर डिजिटल रुपी की केस स्टडी आई है, काफी बार हमें रिपीटेटिवली देखने को मिली है, तो एक बार ये केस स्टडी जरूर पढ़ के हमें जानी है पेपर में। ठीक है, कौन सा फंक्शन बोला गया है देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो है फंक्शन बोला गया है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है? इशुअर ऑफ द करेंसी। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया? लीगल टेंडर इशू कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आरबीआई क्या कर रहे हैं? सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी का जो फंक्शन है वो आरबीआई यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और उसके बारे में हमें लिखकर आना है, जो मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ कि इसकी वजह से पब्लिक को ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट आसानी से कंट्रोल कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल रुपी। तो एडवांटेजेस हमें यहाँ पे दे ही रखी होंगी, देख लेते हैं। इजियर, फास्टर, चीपर। ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल यहीं से आप एज इट इज जो है इसकी जितनी भी एडवांटेजेस हैं वो देखकर आप ढूंढ करके लिख सकते हो। मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। स्टोर है तो स्टोर ऑफ वैल्यू का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। Money supply in India M1 does not include demand deposits with commercial bank. Money supply refers to the assets available with the commercial banks during a particular period of time. तो इसमें देखो बहुत क्लियरली मनी सप्लाई में हमारे पास M1 में क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट आते हैं। तो डज नॉट है तो ये क्लियरली एक ऑपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, कि हम मनी सप्लाई में M1 में इंक्लूड करते हैं द डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और दूसरी स्टेटमेंट में भी बोला है एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक, वो भी मनी सप्लाई में हमारे पास नहीं आता है, उसमें हमारे पास M1 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आते हैं। तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन टेकन बाय द आरबीआई। देखो फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि जो आरबीआई है वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है बाय 50 बेसिस पॉइंट। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगा, अगर मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो इसका जो कॉज है, कॉज इसमें देखो, इसमें आप पहले क्या करोगे? इंट्रो लिखोगे, इंट्रो के बाद फर्स्ट पॉइंट आप बनाओगे कॉजेस का, सेकेंड पॉइंट आप बनाओगे कॉन्सिक्वेंसेस का, और फिर नीचे अपना कंक्लूजन लिख के आंसर खत्म करोगे। कॉज में आप बताओगे कि इन्फ्लेशन इसका कॉज हो सकता है, क्योंकि जब आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, रेपो रेट कम करने की मतलब है कि मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंस इसमें क्या होगा? आप पूरा फिर से चार्ट बना के आओगे, देखो क्या होगा।
सबसे पहले आरबीआई अगर रेपो रेट को, आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को इंक्रीज किया है। देखो मैं एरो लगा रही हूँ, आप एरो नहीं लगा के आओगे, इंक्रीज डिक्रीज प्रॉपर लिख के आओगे। जब आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉस्टली टू टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक में मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा आरबीआई से लोन लेना, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज the rate of interest on loans given to public, जिसकी वजह से पब्लिक विल रिड्यूस टेकिंग द लोन्स। अगर पब्लिक लोन कम लेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग इकोनॉमी में जाके स्पेंडिंग कम करेंगे, स्पेंडिंग या फिर मैं बोलूं लोग डिमांड कम करेंगे। अगर डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर्स अपने प्राइसेस कम करेंगे, जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैं लिख सकती हूं कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, या मैं लिख सकती हूँ कि इसकी वजह से इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गई। और यही प्रॉपर आप चार्ट एरो बना के पॉइंट्स बना के लिख कर आओगे। क्या मैंने बोला, सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, रेपो रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो गया आरबीआई से लोन लेना। जब कमर्शियल बैंक के लिए खुद के लिए महंगा हो गया लोन लेना, तो कमर्शियल बैंक जो लोन दे रही थी पब्लिक को, उस लोन का रेट भी कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। जैसे ही कमर्शियल बैंक ने लोन का रेट बढ़ाया तो जनता डर जाएगी, कितना महंगा लोन है, हम नहीं ले सकते, तो पब्लिक लोन कम लेने लग जाएगी। अगर जनता लोन कम लेगी, कोई घर के लिए लोन नहीं लेगा, कोई गाड़ी के लिए, कोई एजुकेशन, किसी चीज के लिए, तो कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा। तो यानी कि लोग, मनी सप्लाई कम होगी तो यानी कि लोग खर्चा कम करेंगे। जब लोग गाड़ी का लोन नहीं ले रहे तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, घर नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो स्पेंडिंग कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइसेस कम कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से या तो आप लिखोगे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, या आप कह सकते हो कि डिफ्लेशन इकोनॉमी में आ गई। सिमिलर तरीके से रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, हर चीज का सिमिलर तरीके का ग्राफ यहाँ पे आप टेबल या फिर डायग्राम या पॉइंटर्स, जो भी चीजें बनाकर आप चार्ट बना करके आओगे। सेंट्रल बैंक का रोल एज गवर्नमेंट एजेंट कर चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट हम कर चुके हैं, ठीक है। सेम तरीके से सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलो, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स के मैंने सारे पीवाईक्यू करा दिए। 2023 के 5 सेट, 2024 के 5 सेट, ओवरऑल 10 पेपर, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आज आपने इस 1 घंटे के वीडियो में मेरे साथ करे हैं, ठीक है। एंड इससे ज्यादा और कुछ भी इन दोनों चैप्टर्स में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाके इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स में जाके आज के डे के प्रेजेंट लगा दो, डन कर दो कि मैंने आज का दिन पूरा कर लिया। एंड देखो प्लीज सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो। इसका लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई है। हर तरीके से मैं चाहती हूँ बस आपको ये नोट्स मिल जाए, आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। स्टिल कुछ भी डाउट्स है, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम जो है टेलीग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगली की सारी वीडियोस को फॉलो कर लेना। आज रात को मिलते हैं 8 बजे अकाउंट्स की रेशो एनालिसिस की वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।